Assalamu alaikum and welcome back to the part 2 of this lecture that was father of genetics जिसको हम डिटेल से डिस्कस कर रहे थे। पार्ट नंबर 1 में हमने थोड़ी सी हिस्ट्री देखी मेंडल की कि किस बेस पे उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहता है। इस पार्ट 2 के लेक्चर में हमने ये डिस्कस करना है कि मेंडल ने पी प्लांट को ही चूज़ किया था, यानी हम वो रीजंस अब देखेंगे कि जिसकी वजह से उसने पी प्लांट को चूज़ किया था। ये रीजंस हैं वो जिसमें द मेंडल्स अप्रोच टू द स्टडी ऑफ हेरिडिटी वाज इफेक्टिव फॉर सेवरल रीजन। अब क्या होता है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसने जो पी प्लांट ना लेता तो शायद ये ला ही ना आते जिन ला को आज हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मे बी उसने कोई और प्लांट भी लिया हो, उसको स्टडी किया हो, लेकिन मे बी उसके जो करेक्टर हैं वो इस तरह से हैं, मतलब वो इतने वेल डिफाइन नहीं हैं कि वो उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उसने पी प्लांट को चूज़ कर लिया हो। लेकिन अब हम जो प्रॉपर रीजंस हैं वो नीचे डिस्कस करेंगे। बट फॉर मोस्ट फॉर हिज चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट द पी प्लांट Pisum sativum. Pisum sativum is basically the technical name of pea plant. ये एक पी प्लांट का टेक्निकल नेम है जो हम पी प्लांट के लिए यूज़ करते हैं। अब क्या रीजंस थे जिसकी वजह से उसने पी प्लांट को चूज़ किया था? एक तो ये था कि ड्यू टू द सिंपल लाइफ साइकिल, पी प्लांट का जो लाइफ साइकिल होता है वो बहुत ही सिंपल सा है, यानी कि इसको ग्रो कराने के लिए आपको थोड़ी सी जगह की ज़रूरत पड़ती है और इतना ज़्यादा ये टाइम नहीं लेता। सेकेंड, इट इज़ ईजी टू कल्टिवेट एंड मेंडल हैड द मोनेस्ट्री गार्डन, यानी जैसा कि हमने बात की है कि इसको ग्रो करवाने के लिए आपको ऐसा इतनी ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं। तो मेंडल ने जो अपना मोनेस्ट्री गार्डन था वहीं पे इसकी ग्रोथ स्टार्ट करवा दी। पीस ग्रो रैपिडली, ये रैपिडली इस वजह से ग्रो करते हैं कि जो इनका लाइफ साइकिल है डेट इज़ वेरी फास्ट एंड कंप्लीटिंग एन एंटायर जनरेशन इन ए सिंगल ग्रोइंग सीजन। क्योंकि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी जो जनरेशन टाइम होता है वो बहुत लॉन्ग टाइम होता है, ठीक है, यानी 6 to 7 मंथ भी वो टाइम ले लेते हैं। लेकिन जो पी प्लांट है वो अपना जो लाइफ साइकिल है वो 2 to 3 मंथ में कंप्लीट कर लेता है। इसके लिए हमें एज सच देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी स्पेशल इनपुट। और दूसरी लास्ट बात जो है इस स्लाइड में वो ये है कि मेंडल के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं था अपनी पब्लिसिटी करवाने में। यानी कि अगर वो चाहता तो जो उसकी F1 जनरेशन आई थी जिसके अंदर जो उसने 4 मंथ के अंदर ले ली थी, वो उसको रिजल्ट मिल गया था, तो वो उसको भी पब्लिश करवा सकता था। लेकिन अगर वो उसको पब्लिश करवा जाता तो उसकी जो स्टडी थी वो ना चल पाती। जैसे उसने जो F1 जनरेशन ली थी तो उसमें उसका डिफरेंट रिजल्ट आया, जो उसकी F2 जनरेशन थी उसमें उसके रिजल्ट बिल्कुल अल्टरनेट आए। फिर उसने 7 डिफरेंट करेक्टर को इंडिविजुअली स्टडी किया, यानी पी प्लांट के जो डिफरेंट करेक्टर्स हैं, जैसे हाइट है, शेप है, हवाले से जो भी उसके करेक्टर्स थे उनको 1 by 1 इंडिपेंडेंटली स्टडी किया। और इस स्टडी में उसको तकरीबन 13 to 14 ईयर्स लग गए और आफ्टर अ लॉन्ग ट्रायल के बाद उसका जो ला था वो सबके सामने पब्लिश हुआ है और जिसके ला को आज हम स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद है कि अगर वो अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता किसी लॉन्ग जनरेशन के प्लांट के साथ, तो फिर उसको शायद अपना जो बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है उनको डिस्कवर ही ना कर पाता, क्योंकि लॉन्ग टर्म जनरेशन प्लांट है तो जाहिर है वो ज़्यादा टाइम टेकन लेंगे। लॉन्ग टर्म जनरेशन में जैसे अगर कोई वो वीट का प्लांट ले लेता या कोई वीट के प्लांट को लेने में भी 5 to 6 मंथ लगते हैं उसकी जनरेशन में, या अगर कोई वो राइस क्रॉप ले लेता या कोई शुगर केन ले लेता तो शुगर केन को इवन 1 ईयर लग जाता है, तो वो बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को शायद डिस्कवर ही ना कर पाता। उसके बाद ये भी नहीं पता कि उसने जो पी प्लांट को चूज़ किया था वो उसने हिंट एंड ट्रायल से किया है कि या उसने पहले बहुत से प्लांट को स्टडी किया है और फिर जाके उसने पी प्लांट को चूज़ किया था। लेकिन वट एवर द सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट वॉज वेरी ग्रेट डिसीजन इन टर्म ऑफ हिज रिसर्च, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर तो फॉर्चुनेट प्लांट है कोई तो उसके पास जिसके बहुत ही कम चांसेस हैं वेराइटी के वो प्योर फॉर्म में मौजूद हों। प्योर फॉर्म हम कहते हैं होमोजाइगोट कंडीशन। उसके बाद जो उसकी स्पेसिफिक इंटेंशन थी वो उसने उन करेक्टर्स पे की थी जिनकी दो फॉर्म्स होती हैं। लाइक अगर कोई रिंकल सीड है तो उसने राउंड सीड लिया है, रिंकल की राउंड वर्सी सीड हो सकता है। यानी उसने ऐसी करेक्टर्स या ऐसे ट्रेट को नहीं पकड़ा जिसमें कोई डिफरेंट फॉर्म्स होंगी, वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगी, जिसकी कोई डिफरेंट 3 फॉर्म्स हैं, 4 फॉर्म है। And so finally the Mendel was successfully because he adopted an experimental approach.
अब एक्सपेरिमेंटल अप्रोच किसी भी स्टडी में, जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं तो उसमें साइंटिफिक स्टडी में किसी पे रिसर्च करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और मेंडल की जितनी भी सक्सेस थी वो इसी की बेस पे थी, ठीक है, क्योंकि उसने प्रॉपर एक हाइपोथेसिस बनाया, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट से थ्योरी आई और उस थ्योरी पे एडवांस एक्सपेरिमेंट करके उसका एक लॉ आया, ठीक है। Unlike many earlier investigators who just described the result of crosses, Mendel formulated hypotheses based on his initial observation and then conducted additional crosses to test his hypothesis. सेकेंड बात है कि दैट ही केप्ट केयरफुली रिकॉर्ड ऑफ द नंबर्स ऑफ प्रोगेनी प्रोसेसिंग ईच टाइप ऑफ ट्रेड एंड कंप्यूटेड रेशियोज ऑफ द डिफरेंट टाइप, यानी उसने अपने जितने भी रिकॉर्ड्स थे, जितने भी रिजल्ट्स थे, उनको बहुत ही केयरफुली के साथ मेंटेन करके रखा था। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर डैट, कभी भी इस तरह नहीं होता कि जब आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट टाइम में ही आपके रिजल्ट मिल जाएंगे। और इस बात से हमें एक बहुत ही अच्छी एडवाइस भी मिलती है दैट वेन एवर यू परफॉर्म अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट डू कीप योर रिकॉर्ड, बिकॉज एक दफ़ा से तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, तो वो रिकॉर्ड आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। दूसरा जो मेंडल की सक्सेसफुल का रीज़न था वो ये भी था कि उसने कोई भी जल्दबाजी नहीं की अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने लॉ को पेश करने में। उसने बहुत ही पीसफुल के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ इसमें काम किया है। और ये पीसफुल और पेशेंस बहुत ही मैटर करते हैं कि इसमें जब आप कोई साइंटिफिक कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके रिजल्ट के जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको बार बार करने पड़ते हैं, तो जितना आपका पेशेंस स्ट्रांग है आप उतना उसको अगेन एंड अगेन कर सकेंगे। He paid close attention to detail, was adept at seeing pattern in detail and was patient and thorough through conducting his experiment for 10 years before attempting to write up his result. ये उसके पेशेंस और ये उसके पीसफुल का ही नतीजा था जो आज हम स्टिल स्टडी कर रहे हैं, कि उसके लॉ को देख रहे हैं, उसका जितना भी वर्क था उस सब को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। उसके बाद फर्दर आगे जेनेटिक्स को डिटेल में पढ़ने से पहले अब हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए जिसमें जीन है। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट और अपनी रिसर्च में कहीं भी जीन का वर्ड या डीएनए प्रोटीन का वर्ड यूज़ नहीं किया, उसने फैक्टर को स्टडी किया था। एंड जीन इज़ बेसिकली एन इनहेरिटेंट फैक्टर जो किसी भी एक इंडिविजुअल के एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करता है। एलील क्या होता है? एलील बेसिकली इज़ द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, ठीक है। जीन हमेशा पेयर की फॉर्म में होती है, लेकिन एलील जो है वो जीन की एक अल्टरनेटिव फॉर्म है। लोकस हम कहते हैं वो पोजीशन, वो प्लेस क्रोमोसोम के ऊपर जहाँ पे एलील लोकेट करेगी। जीनोटाइप हम कहते हैं जब हमारे पास टोटल एलील्स आती हैं तो हम उनको कलेक्टिवली कहते हैं, एक सेट ऑफ एलील्स को हम कहते हैं जीनोटाइप। होमोजाइगस हमारे पास ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर आपके पास दो आइडेंटिकल एलील्स होंगी, और हेट्रोजाइगस आपके पास वो कंडीशन है जिसके अंदर आपके पास दो डिफरेंट एलील होंगी। उसके बाद फिनोटाइप हम कहते हैं द मैनिफेस्टेशन और अपीयरेंस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, मतलब कोई भी आपको अपीयरेंस जो सामने नज़र आ रही होती है, यानी कोई भी फिजिकल कंडीशन है, कोई भी फिजिकल या फिजियोलॉजिकल जो भी आपको अपीयरेंस नज़र आती है उसको फिनोटाइप हम कहते हैं। और जीन वही बात, जेनेटिक फैक्टर है जो हेल्प करती है डिटरमाइन करेक्टरिस्टिक। सो ये था हमारा आज का सारा लेक्चर जो हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया, जिसमें हमने रीजंस को डिस्कस किया और कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन डू सब्सक्राइब राइट नाउ एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।